हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बने हुए हैं, मुकेश आनंद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी बने हुए हैं, दुष्यंत शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी बने हुए हैं, और अब एजाज खान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो एजाज खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी आए हैं। सबसे पहले एजाज खान के पास चलेंगे चूंकि अभी ये जुड़े हैं। एजाज खान, आपने वोट डाल लिया? अच्छा, अभी वोट डालने जाएंगे। आप बाहर से निकल के आ रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा होगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माहौल है, लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम निकल के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से ये चुनाव जीत के सरकार बनाएगी और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी। जी बिल्कुल, तो यही बात कीर्ति वडेरा भी कह रही थी, और इससे पहले डॉक्टर एमजे खान जुड़े थे हमारे साथ जो बीजेपी के नेता, उन्होंने भी यही दावा किया था। लेकिन कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा भी यही दावा कर रहे हैं, और मुकेश आनंद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी यही दावा कर रहे हैं। एजाज खान, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि राजनीति का जो स्तर है, अभी सिर्फ दिल्ली की अगर बात की जाए तो काफ़ी गिर गया है। आरोप प्रत्यारोप जिस स्तर से जा कर के हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक रहा, और कई ऐसी घटनाएं हुई, जैसे मुकेश आनंद से भी मैंने एक सवाल किया था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पैसे किसी से भी ले लो लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को दो, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा में ये कहते हैं ओपिनियन पोल्स के बारे में, जाहिर सी बात है मीडिया की तरफ से ओपिनियन पोल्स आता है। कल तक मीडिया की बड़ी तारीफ हो रही थी बीजेपी खेमे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने वरिष्ठ पत्रकार ललन प्रसाद से भी ये सवाल किया था, और आपसे सवाल जायज़ बनता है चूँकि आप बीजेपी के नेता हैं। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में कहा था ये बाजारू लोग, उन्होंने बाजारू शब्द का प्रयोग किया था। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग करें वो? देखिए, ये आपको शायद भाषा की वजह से हो सकता है। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व की बात है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी थे, मैं उनके साथ काम करता और उन्होंने मेरे मजाक में कहा दुष्कर्म। वो बिहार के थे और मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ। हमारे यहाँ दुष्कर्म एक बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, तो वो कुकर्मी, तो मजाक में कहा। तो हो सकता है ये भाषा को बाजारू शब्द, मैं अच्छी जबान नहीं है। देखिए मैं चाहे कहीं के भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने से आप हो। मेरा दूसरा घर गुजरात रहा है, गुजरात में बड़ी बड़ी संख्या में रिश्तेदार हैं और मैं गुजराती बोलना जानता हूँ। तो हम बेसिकली ये बिजनेस भाषा का शब्द है, बाजारू शब्द कोई बुरा नहीं होता। अब जैसे उर्दू का शब्द दलाल है, दलाल को जब हम आम भाषा में बोलते हैं तो बहुत अस्पष्ट हो जाता है। ये तो आपको भाषा को किस सेंस में लेते हैं। भैया बहुत पवित्र शब्द है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, भैया को गाली बना के यूज़ किया करता था। बिहारी कितना अच्छा शब्द है, मियाँ कितना अच्छा शब्द है, वो मुसलमानों के गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्दार्थ और उसके चक्कर में ना जाइए। दुष्यंत शर्मा जो कांग्रेस के नेता हैं, दुष्यंत, कांग्रेस ने इस बार ताकत झोंकी जरूर, लेकिन काफी लेट लगाया, काफी देर किया, आखिर क्यों? नहीं, काफ़ी देर नहीं किया। जो टाइम से जो होना था वो टाइम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी लीडरशिप ने निर्णय लिए, और पार्टी अपनी जितनी ताकत उसमें झोंक सकती थी उतनी ताकत उन्होंने लगाई। ऐसा आपको इसलिए लगा कि पिछले बार जब इलेक्शन हुआ तो ये आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, और उसमें उन लोगों ने कुछ ऐसे स्वप्न प्रदेश की जनता को दिखा दिए जो कभी जीवन में कोई पार्टी पूरा नहीं कर सकती, वो पार्टी स्वयं नहीं करेगी। और दूसरा एक और भी चीज़ है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो चाहिए कहने के लिए कि भाई कांग्रेस ने कम किया, कांग्रेस ने ज़्यादा किया। एक बात चलिए आपने अपने चैनल के माध्यम से मानी है, हमारे प्रोफेसर ललन साहब ने भी मानी कि भाई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाया, दिल्ली में विकास हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो कुछ और होती हैं। जो आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो प्रायोरिटीज़ में आई उनके। दूसरे एक और भी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जनता विकास के रास्ते को ही अपनाए, वो उन सारी बातों के भुलावे में भी आती है जिन बातों को दूसरी पार्टीज़ कहती हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने तो ऐसी ऐसी बातें कहीं जो बातें कभी पूरी हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा बिजली, अब इस बार इनके मैनिफेस्टो में है कि बिजली भी फ्री देंगे, पानी भी फ्री देंगे, सब फ्री दे रहे हैं। तो आप बताइए नहीं ठीक है, अपनी भी बात है, अपनी बात तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ। हम तो इस बात के अगेंस्ट ही हैं, हम तो इस बात के पक्षधर बिल्कुल नहीं है कि आप जनता को हम फ्री में कोई चीज़ कैसे दे सकते हैं। आप नहीं 1 रुपये 1.5 रुपये हम देंगे बिजली, लेकिन हमने फ्री तो नहीं कहा। हमने नहीं कहा कि हम फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, हम कोई चीज़ फ्री देंगे। देखिए ऐसा है, आप एक बार बताइए कि अगर आप जनता का पैसा जनता को लगा, आप रुक जाइए जरा, आप रुक जाइए, आप अपने मौके पर आगे अच्छा बोलें। देखिए अरविंद केजरीवाल साहब ने जो 49 डेज उनको हमने बिना शर्त सरकार चलाई, उसमें मौका हमने आपको ये दिया कि आप ये अनर्गल बातें कर गए। और अगर भाई हमसे भूल हुई, अगर बाई दी वे हम आपको समर्थन नहीं देते तो आप ये बातें कहने लायक नहीं रहते।
एक और बात आपको इतना सुनहरी मौका मिला, आपको मिलेगा, आप उखड़ क्यों रहे हैं? आप सुनिए ना, बात गौर सुनिए, आप जरा सुनिए, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। अगर भाई दी आपको मौका हमने दिया, बिना शर्त हमने आपको मौका दिया, आप एक विषय, जो विषय आप लेके आए जनता के बीच, आप तो बच्चों की कसम तक खा गए, हमने फिर भी कहा चलो सरकार चलाइए आप, क्योंकि प्रदेश की जनता को चुने हुए प्रतिनिधि चाहिए, आप चलाइए सरकार। उसके बावजूद आप उछलकूद करते रहे, आपने संवैधानिक मर्यादाओं को भी तोड़ा, आप देश के लोगों ने उनको भी देखा, इन बातों को भी देखा है, आपके मंत्री रात को छापा मारते रहे और उसको भी प्रदेश की जनता ने देखा। उसके बाद आप आगे बहस भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल मुस्कुरा के बात भी कर रहे हैं और बड़ा मुंह उजला करके आप बात कर रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसे ही फेस चाहिए। अब आपको मैं एक और बात मैं आपको कहता हूं कि जनता पिछले जनता पिछले 9 महीने में, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आप सुनो, आप मुझसे सवाल करोगे ना, मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, खड़िए, मैं संयम से रहिए। अब आप एक और बात रहिए, आराम से, जो वर्तमान में जो सरकार है उसका 9 महीने की डिलीवरी, जो 9 महीने में उन्होंने आउटपुट दिया उसको जनता ने देखा, जो इनको शासन करने का मौका मिला वो जनता ने देखा, जो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें सबसे बड़ा तो यही था कि हम राजनीति नहीं करेंगे। जो इन्होंने कहा कि भाई हम ये चीज, अब इन्होंने एक नया वादा किया है कि जी अब हम भागेंगे नहीं, अब हम रुके रहेंगे, ये इन्होंने कह दिया। चलिए अब आपने भी वादा कर दिया कि अब समर्थन नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं वो ठीक है, हमने ये कहा है क्योंकि हम पे छीटा कशी थी, हमारे भाई बैठे हैं बीजेपी वाले, वो कह रहे थे आपने समर्थन क्यों दिया। मैं भाई हमने समर्थन दिया इसलिए कि प्रदेश में चुनाव ना हो, बेहतर है कि सरकार चले, कुछ देर काम कर लें। इन्होंने बिजली देने के लिए इन्होंने ये काम, ये फ्री, ये आधा, ये 700 लीटर पानी, कोई 5 लाख टॉयलेट, 5 लाख टॉयलेट डाली, तो ये सब इन्होंने कहा ये शायद हमसे बेहतर कर सकें, तो हमने इसलिए मौका दिया। अब अगर बाय द वे हमारा समर्थन देना भी एक गुरेज पैदा करता है, अगर नाइतफाकी पैदा करता है, तो ठीक है, हम समर्थन नहीं दे रहे, आप ऐसा करिए, अपने आप चलाइए अपनी सरकार। बिल्कुल वही। और दूसरी एक और बात हम आपसे कहें, जो वर्तमान सरकार केंद्र में चल रही है उसके 5 मुद्दे थे, 5 मुद्दों में 2 तो अभी आप चर्चा कर रहे थे, हमारे बीजेपी के भाई भी बोल रहे थे, बड़े अच्छा बोल रहे थे, हमारे मित्र भी हैं एजाज भाई। आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, भाग्यशाली है प्रधानमंत्री का रोज इंट्रूडिंग हुई है बॉर्डर से, भाग्यशाली है प्रधानमंत्री के 100 दिन में वादा करके महंगाई कम नहीं हुई, भाग्यशाली है प्रधानमंत्री का उन्होंने 100 दिन में विदेशी पैसा जो काला धन था वो वापस नहीं मंगाया, और भाग्यशाली है प्रधानमंत्री जो एक भी रोजगार क्रिएट नहीं किया। लेकिन आप भी भाग्यशाली, जो हमारी आर्थिक नीतियों को चला रहे हैं, भाग्यशाली है प्रधानमंत्री जो हमारे सारे कार्यक्रमों को चला रहे हैं। अब आप ऐसा करें, अभी भाग्यशाली प्रधानमंत्री जब बनेंगे, असली भाग्यशाली जब आपके पास भाग्यशाली है प्रधानमंत्री जो सारे कार्यक्रम हमारे चला रहे हैं। आराम से फायरिंग करके भाग जाता था, आज पाकिस्तान को फायरिंग बंद भारत की सेना करती है, आज पाकिस्तान की स्थिति खराब है, वो थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। एजाज भाई उनको बात पूरी कर लेंगे, फिर आपकी बारी आएगी, आप बोलेंगे। सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम, और जहां उनका पेश नहीं चला वहां हमारे नाम बदलने कार्यक्रम, वो सारे कार्यक्रम हमारे चला रहे हैं। अब आप बोलते रहिए। एक मिनट मुकेश आपके पास आएंगे, जरा एजाज साहब की प्रतिक्रिया लें। जी एजाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैंने पहले ही बताया कि डॉलर का रेट कम हो गया, कैसे कम हो गया, सब ये अगर कांग्रेस की स्थिति रही होती, डॉलर 75 रुपए पहुंच गया होता, ये कांग्रेस के कुशासन की वजह से तो हो रहा था। अर्थव्यवस्था कितनी बुरी गड्ढे में चली जा रही थी, 5 से भी गिर गई थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है कि हम चीन से आगे निकल जाएंगे। अगर कांग्रेस का शासन रहा होता तो हमारी स्थिति बांग्लादेश से भी बदतर हो गई होती। और क्या पैरामीटर चाहिए और क्या सबूत चाहिए? आंतरिक सुरक्षा अगर कांग्रेस रही थी, आपने देखा क्या स्थिति होती। आज भी आप ओखला में जाके देखिए, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, कितने कम से कम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से कम आपको 300 क्रिमिनल मिल जाएंगे, स्ट्रीट टीचर जो बुला के वहां रखे इकट्ठे करे हुए हैं। तो आप स्थिति को देखिए साहब, ये तो बड़ा गंभीर आरोप आपने लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ चलिए, स्पेशल 12 बस्ती से छठे हुए क्रिमिनल बुलाए गए, ये आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने जो ये इल्जाम लगाया है कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है आसिफ मोहम्मद खान, उस पर कि 300 क्रिमिनल्स ला करके, इसके लिए आपके पास कोई सबूत? चलिए बिल्कुल, आप चलिए, मैं आपको दिखा देता हूं। कैसे देख लेने से कैसे समझ जाऊंगा कि ये क्रिमिनल है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के छठे हुए अपराधी वहां पे इकट्ठे मौजूद है। नहीं, कैसे मैं समझ लूंगा? किसी को देख करके मैं कैसे अंदाजा लगा लूंगा ये क्रिमिनल है?
आपके पास क्या लोकल हूं ना, मुझे पता है ना कौन इल्जाम लगाते वक्त थोड़ा सा सतर्क होना भी जरूरी है। अच्छी राजनीति की ठीक है, सुनिए एक बात मुझे एक टीवी चैनल के कमरे में आसिफ मोहम्मद खान ने जी बिजनेस के चैनल में पूरी क्रू के सामने जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने, इससे ज्यादा निडरता क्या हो सकती है? आप एक टीवी चैनल पे बैठे हुए, जो अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद आप ये कहते हैं। अबे दुबे जी भी मौजूद थे, टीवी एंकर पूरा क्रू मौजूद था, वो एक सकते में आ गए। ये तो हालत है, इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? जो टीवी चैनल पे बैठ के आदमी ये बोलेगा तो अपराधीकरण को किसने बढ़ावा दिया है? अपराधीकरण को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। अगर जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है अगर आसिफ मोहम्मद खान ने आपको धमकी दी तो आपने तो कुछ स्टेप लिए होंगे, FIR वगैरह दर्ज कराया होगा आपने। जी बिल्कुल, वक्त आने पर सारे काम करेंगे। अच्छा, कब का ये मामला? एक मिनट मुकेश आनंद, आपके पास भी आएंगे। पिछले साल की बात है। पिछले 1 साल के बाद से आप इंतजार कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो अब आप FIR दर्ज कराएंगे, तो ये हास्यास्पद नहीं लगता कि 1 साल पहले आपको कोई धमकी? क्या सबूत चाहिए? आपने सबूत कहा, मैंने कहा टीवी चैनल से बड़ा क्या हो सकता है? टीवी क्रू से बढ़कर क्या होता है? पूरी टीम के सामने मौजूद किया, वो ऑनलाइन भी मौजूद है। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप सबूत की बात करते तो सबूत दे दिया। बिल्कुल, फिर आप वो कहेंगे वो टीवी चैनल भी दूसरे नहीं, वो ठीक है, दूसरे मैं उस बात से इनकार नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं, आपने आंतरिक सुरक्षा की बात कही, बाह्य सुरक्षा की बात करी। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, भारत विकसित देशों की कतार में आ गया है। आप ये देखें कि आज संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस मनाने की बात कही। आज अमेरिका आगे कहता है कि जी भारत को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिलना चाहिए। आज चीन हमारी चमचागिरी करता रहा है। इससे ज्यादा भारत का आजादी के बाद ये पहली बार सारी दुनिया में आज भारत का गौरव बना है। आज राष्ट्रवाद जो भारत का था, वो एक सारी दुनिया के सामने एक नमूना बन के आया कि किस तरह भारत को मजबूत बनाया जा सकता है। आज ये लड़ाई राष्ट्रवादी शक्तियों के बीच में है और देश विरोधी शक्तियों के बीच में है, जो दूसरे देशों की शय के ऊपर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो इस देश के विकास की धुरी को रोकना चाहते हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद है जो उसको विकास को ले जाता है। भारत को एजाज खान, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब बात करते हैं विरोधियों की तो आप सीधे कहते हैं देश विरोधी। देश विरोधी का मतलब देशद्रोही, तभी तो वो देश विरोधी होगा। तो थोड़ा सा संयम बरतें, क्योंकि विरोध करना हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है ये। मैं आपके पास जी बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जी, लोकतंत्र की सबसे राष्ट्र की है, सेना किसी पार्टी विशेष की नहीं है, सेना का मनोबल नहीं तोड़ी है। एजाज खान जनवरी का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो सही है, सब कुछ सही है आपका, लेकिन बोलते वक्त इतना संयम बरता जाए कि कोई ऐसी बात न बोली जाए जो दूसरे पर कुठाराघात हो या दूसरे को खराब लगे। क्योंकि लोकतंत्र की यह खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत पहलू है लोकतंत्र का कि इसमें विरोध को जगह दी जाती है, यानी कि जो विरोधी स्वर आते हैं उसको जगह दी जाती है। सबसे खूबसूरत चीज़ है लोकतंत्र की। इसको कोई भी, आप ही क्या, कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दबा नहीं सकती और इसे दबाने का साहस भी नहीं कर सकती। विरोध करना लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत परंपरा है, सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबसे खूबसूरत पहलू है। जी ललन प्रसाद, प्रोफेसर ललन प्रसाद, जी आपके पास भी आऊँगा, आप लोगों के पास भी, थोड़ा इस पर प्रतिक्रिया ले लें। साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीतिक पार्टियों को संयम रखना आवश्यक। अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले जो घटना हुई थी, पाकिस्तान से जो बोट आया था उसके अंदर आतंकवादी बैठे हुए थे और हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद फिर राजनीति होने लगी और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस, उसने एक रिएक्शन दिया कि इसका क्या सबूत है, इसकी इंक्वायरी की जाए इस तरह से, या बटाला केस जो हुआ था उसके बारे में जो इतना हंगामा कई पार्टियों ने मंगाया। देखिए, जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के हित की बात आती है, तो उस समय मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को एक होकर बात करनी चाहिए और एक संयम दिखाना चाहिए। और रही बात मोदी सरकार की सफलता या असफलता की, तो मैं कहूँगा कि एक मिक्स्ड पिक्चर अभी तक उभरा है। सफलता भी मिली है, एजाज साहब ने ठीक कहा कि देखिए हमारा विकास दर जो एकदम से धरातल पर जा चुका था, आपको याद है 2007-8 में भारत का विकास दर 9% था और जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा उस समय 4.5% पर आ गया, बिल्कुल आधा हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे अब मोदी जी की सरकार के आते ही वो बढ़ना शुरू हुआ है और अब विश्व बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि भारत उस स्थिति में आ रहा है कि शायद चीन से भी आगे निकल जाएगा अपने विकास दर में। तो मैं इसको समझता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत सरकार की, इसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हुई है,
थोक खुदरा व्यापार के जो सूचकांक थे, उपभोक्ता सूचकांक थे, वो सब बहुत फेवरेबल पहले से हो गए। और सिवाय सब्जियों और फलों या कुछ और चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें काफ़ी सस्ती हुई हैं पहले से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी हो गई जो सरकार नहीं चाहती थी वो हो गई, या कुछ बाहर के लोगों ने कोई स्टेटमेंट दे दिया उसको लेकर। हमें एक समग्र पिक्चर देखना है कि कितनी सफलता मिली और कितनी असफलता मिली। जी बिल्कुल। जहाँ तक देखिए काले धन का भी सवाल है, तो सरकार ने एक कदम तो उठाया। सिट की स्थापना वर्षों से अटकी हुई थी, कांग्रेस नहीं कर रही थी उस चीज़ को, मोदी ने आते ही उसको किया। तो अब इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसको सिर्फ इस बात से मिला देना कि 100 दिन में पैसा नहीं वापस आ गया, ये तो मजबूरी प्रशासन की है। और अगर आप प्रशासन में होते तो आपके सामने भी मजबूरी आती। जी दुष्यंत शर्मा, प्रोफेसर लल्लन साहब ने और हमारे भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, इकोनॉमी के बारे में बताई, वो भी अच्छी बात है। मैं शायद याद करा दूं कि इसी महीने में पिछले साल जब हमारी सरकार थी 5.7 ग्रोथ रेट थी, और मैं अभी मेरा विषय भी वही है, इकोनॉमी मेरा विषय भी है जी। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ। तो दूसरा एक और भी चीज़ है कि जो आप उसकी बात का अभी जो लेटेस्ट पिछले मंथ जब इनकी सरकार अभी 8 महीना चल रहा था, तो उस टाइम हम यहाँ डिबेट कर रहे थे, तो हमारा प्रोडक्शन रेट करीब 12% गिरा है और 3% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है। मतलब हमने इतना एक्सपोर्ट हम नहीं कर पाए। ये तो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है। दूसरा एक भाई साहब मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से उठ के। नहीं मैं ऐसे आप मिसबिहेव नहीं करिए, दिस इज मिसबिहेव। आप एक बार शुरू हो जाते हैं फिर सुनते नहीं है किसी को। आप दूसरा एक और नहीं, ये तरीका नहीं है ना, हम चुप बैठे सुनते रहते हैं। आप जो है फिर बीच में एक बार शुरू होते हैं, जैसे बैटरी शुरू होती है वैसे शुरू हो जाते हैं। आप बोले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप जैसे आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या आप इसकी बात कर रहे हैं कि जब ओबामा जी उस टाइम आए थे, जब माननीय श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम भी जो स्थायी सीट की बात थी सुरक्षा परिषद में, वो उस टाइम भी वो कह के गए थे। उसमें जो भी पैक्ट हुए उनका खाली मैं अंतर्राष्ट्रीय उस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि विषय ये नहीं है, लेकिन सारे लोगों ने वो विषय बोल दिए जो उससे हट गए। आप भी बोल, आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो बात पहले भी बोल के गए। दूसरा जिस वीजा, जो स्टूडेंट वीजा, जो B1 वीजा है, जिसे रोजगार का मामला था, उन्होंने पूरी तरह उस टाइम उन्होंने खोला, अभी ये वो पूरी तरह बैन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई आप उसको जरा विचार करिए। तो अपनी बात करके गए। बाकी हमारे देश की जो भी न्यूक्लियर ट्रीटी है वो हमारे टाइम की न्यूक्लियर ट्रीटी है, एज इट इज, कुछ भी नहीं किया उसमें नया। और अगर उसमें फायदा होगा तो उसी देश को आपको मौका मिलेगा, आप अपने बात तब रखना। दूसरा एक और चीज मैं आपसे एक और भी बात कहता हूं कि वर्तमान समय में जो आप कह रहे हैं, मैं आपको गुरेज है कि इंक्लूडिंग क्यों ही मैंने क्यों बोल दिया, आप लगा लीजिए डाटाज, आप डाटाज ले लीजिए। अगर मेरी बात झूठी है तो मैं इसी चैनल से माफी मांगूंगा, और मैं देश के लोगों, क्योंकि मैं गलत बात भी कह रहा हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं गुमराह ना करूं। दूसरा एक और चीज है, आप लोग इतने बड़े मंच से बैठ के, जहां कुछ तो लोग देख ही रहे हैं ना, जो भी लोग देख रहे हैं, आप अगर झूठी बात इस मंच से कहेंगे, अगर आप ऐसी बातें ऐसे चैनल के माध्यम से कहेंगे और पब्लिश, क्योंकि लोग आमतौर से हम लोगों को देखने के आदी भी हैं, जो देखते रहते हैं, तो अगर हम कोई बात ऐसी कहेंगे जो बात सार्थक नहीं है या सही नहीं है, जैसे भाषा का संयम, अगर वो सही नहीं है, प्रधानमंत्री अगर कहने लग जाए कि मैं ही एक नसीब वाला और बाकी सब बदनसीब है, उस पे बात हो चुकी तो जी, अपनी वो भाषा का संयम बरतना चाहिए। कांग्रेस ने जो देश को, मैं आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे इस बात, क्यों दिल्ली के चुनाव का मामला है, जो बात साथियों मैंने हमेशा पॉजिटिव ही बात आपके चैनल के माध्यम से कही है। देखिए हमारी अपील ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, डेमोक्रेसी अब मजबूत हो रही है, लोग मजबूत हो रहे हैं और लोग डेमोक्रेसी को समझ में रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। आप खाली इसलिए विरोध करें कि आप अपोजिट पार्टी के, अगर प्रधानमंत्री कोई एक काम, सिंपल मेरा चैलेंज है, आप सुकून से तमीज से उसी बात को आप इस मंच से रख दें, इस पैनल के माध्यम से रख दें कि उन्होंने कोई एक काम अपना एक काम ऐसा देश को दिया जिससे कि देश उनको याद करेगा। उन्होंने यही काम किया कि हमारी जो योजनाएं थी, या तो उनका नाम बदला या उनको कोलैप्स कर दिया। अब आप बताइए, जो किसान का जो भूमि अधिनियम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया उसको, जो फूड सिक्योरिटी था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आप इनके पन्ने पलटिए या आप अपना एजेंडा पलटिए या अपना मैनिफेस्टो, आपने दिया क्या जनता को, आप देखिए ना। लेकिन दुष्यंत, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आपकी 10 साल सरकार रही, उससे पहले भी आपकी सरकार रही है, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 की अगर हम बात करें, सब कुछ ठीक ठाक रहा, आपको इतनी जबरदस्त शिकस्त क्यों मिली? बिल्कुल सवाल, एक मिनट पर सवाल पूरा कर दें।
क्या जनता नहीं समझ पा रही थी, या जनता को आप नहीं समझा पा रहे थे, या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर था? हाँ, देखिए ऐसा है, बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल आपका है, और हमने उसको झेला। जो आपने कहा उसको अच्छी तरह हम नहीं झेला। जो हम पिछले लगभग 68 साल के मौके में हमें 60 साल मौका मिला जी। उसके बावजूद लोगों को, एक तो हम अपनी योजनाओं के बारे में कन्विंस नहीं कर पाए, लोगों को हम ये नहीं बता पाए, पूरी तरह हम प्रचार नहीं कर पाए। जैसे कि आज अगर कोई छोटी सी बात होती है, अभी भी नहीं बता पा रहे, अभी भी आप फिनिश हैं वहां। एक सेकंड जरा देखिए ना, मैं आप अपना वर्डिक्ट बाद में दे दें। आप जैसे आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, आज आपका हिंदुस्तान टाइम्स उठाइए, पूरा फ्रंट पेज ऐसे फ्रंट पेज है, पूरा बीजेपी का है, हमारा तो नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप की अपनी पब्लिसिटी करने में नाकामयाब हुए। एक तो ये कारण रहा। दूसरा एक कारण ये रहा कि सरकारों के बारे में, आमतौर से हमारी सरकार के बारे में ये मैसेज गया कि ये बहुत लंबा सरकार चला रहे हैं और इनको ये गुमान भी है कि हम ही सरकार चला सकते हैं, तो क्यों ना दूसरे को मौका दिया जाए। तो उन्होंने उस नाते सेंटर में मोदी जी को मौका दिया। इवन बीजेपी पार्टी कहती रही कई जगह हमारा संगठन नहीं था, जैसे कि प्रदेश में, हरियाणा में संगठन नहीं था, उसके बाद भी वहाँ सरकार बनी। इन्होंने कोई काम नहीं दिया, काम ना देने। तीसरा एक और बात, ये जो बैठे हैं बीच में हमारे आम आदमी वाले, ये बेचारे भाई बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एक ऐसा माहौल देश में बनाया जो सारे देश में गया। कम से कम इन्होंने राजनीति को थोड़ा गरमा दिया और लोगों को थोड़ा। आप क्यों नहीं बना पाए? मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अपने उसी पैटर्न से चलते रहे, हम उतना प्रचार नहीं कर पाए, हम इस तरह के स्वप्न नहीं दिखा पाए कि जो अलादीन का चिराग की तरह छुएंगे और सब बदल जाएगा। अगर आप, प्रोफेसर लल्लन साहब ने कहा कि दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दिल्ली में विकास हुआ, दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर हमने बनाया, उसके बावजूद दिल्ली में हमें हरा दिया, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको ये। और एक और बात, जो पार्टी, जो बड़ी पार्टी थी, जो पार्टी इनकी तो 1 साल की पार्टी है, और वो भी पार्टी पुरानी पार्टी है, बीजेपी पार्टी, जनसंघ थी पहले कभी, तो बीजेपी पार्टी बनी, उसके बावजूद उस पार्टी को भी मैंडेट उतना नहीं दिया कि वो सरकार बना पाए। तो मैं आपसे ये कहूंगा, इस बात को मानिए आप, अगर आप नहीं मानते हैं तो ये वोटर मानता है, जनता मानती है इस बात को कि आम आदमी पार्टी ने एक इस तरह की राजनीति का शगुफा छोड़ा जनता के अंदर कि उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, ऐसे स्वप्न दिखाए जिनको सबको पूरा कर देंगे। तो क्या जनता को अगर सपना दिखा दिया जाए, जनता सपना देखना शुरू कर देती है? जनता जागरूक नहीं, जनता समझती नहीं है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता को राजनीति समझ में नहीं आती? नहीं, उसका कारण है, ऐसा नहीं है। जनता को राजनीति की भी समझ है जनता, लेकिन झांसों में जनता आती है, गुमराह होती है जनता। और अभी भी जो नहीं, जनता को क्या है, जनता अगर ये सोचे कि जी हमें पानी 700 लीटर फ्री मिलेगा, हमें बिजली फ्री मिलेगी, हमको हाउस टैक्स माफ कर देंगे, फ्री में मकान बनाइए, तो ये सब ऐसा है, ये सब चीजें ऐसे ही हैं जिनको जिंदगी में कोई पार्टी सारी मिल जाए पार्टी तब भी पूरा नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए जनता बुढ़ापे में आती है। तो उसका नतीजा आपने पिछले बार देखा, इस बार भी आप देखेंगे। क्या मुकेश आनंद, आपने जनता को हसीन सपने दिखाए? नहीं, सपना बेचा आपने? अगर आप इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ पानी और बिजली मकान के लिए लोगों ने वोट दिया, तो मेरे ख्याल से या तो वो राजनीतिक उनको समझ नहीं है या वो राजनीतिक रूप से धूर्त है। अगर आप एक परिप्रेक्ष्य में लेके इन चीज़ों को देखें, पहली बार ऐसा हुआ है जब आम आदमी पार्टी ने ऐसी फिजा बनाई कि आप क्रिमिनल्स को नहीं दे सकते, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है उस पर नहीं दे सकते, पार्टियां डिफेंसिव हो गई। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि जो जिन प्रतीकों को लेकर आम आदमी पार्टी राजनीति में आई, जिस तरह की उसने फिजा बदली, जो मुद्दे हैं बिजली, पानी और सड़क, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उसको उन्होंने सेंटर स्टेज में रखा। कहीं कहीं पे अतिशयोक्ति हो गई होगी, हम ये नहीं कहते, हमने पिछली कई बार भी कहा है, लेकिन हमने उन चीज़ों को फ्रंट में रखा। हमने ये नहीं रखा कि हिंदू मुसलमान कौन है, कौन व्यक्ति आधारित राजनीति करता है। फिर बटला हाउस इनकाउंटर, हाँ आपके पास नहीं, ठीक है, आज आ जाएंगे, बटला हाउस इनकाउंटर का मुद्दा भी आएगा। सत्ता में हाँ वो आएंगे जी, ठीक है, ये इल्जाम सब पे लग सकता है। हाँ, अभी आपने देखा कि बुखारी साहब ने समर्थन दिया और हमने उसको पब्लिकली रिजेक्ट किया है। इस जीरा सच्चा सौदा से इन्होंने लिया, कभी रिजेक्ट नहीं किया, उनपे बलात्कार और मर्डर के आरोप है। हम कह रहे हैं कि भैया, और आप मेरे पास एक खबर आई, आपके पास आपके आदमी ये गए, चुप ही उसके नहीं बाद रह यूटर्न ले लिया। सकते, ये चुप ही नहीं रह सकते। जी आप बोल रहे बोले चुप है, बोल रहे। इससे पहले कि बुखारी साहब बयान देते, कई लोगों के पास मैसेज आ गया कि बुखारी साहब ने आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया। अब बीजेपी को कैसे पहले पता चल गया कि बुखारी साहब समर्थन करने वाले हैं? तो ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है कि अब कभी आवाम को ले आएंगे। अरे असली आवाम के पास जाइए, आप लोगों से बात कीजिए। आज आप देखेंगे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, वो सड़कों पे रोड शो कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, जहां 10-20 लोग भी हैं वहां क्लस्टर में। आम आदमी पार्टी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई इस कॉन्ट्रीब्यूशन को स्वीकार नहीं करता
तो मेरे ख्याल से वो जनता का अपमान करता है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वोल्टेयर ने कहा था वॉक्स पॉपुलिस वॉक्स डे, जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, और वही यहाँ पे हमारे भारत में बहुत पुराने ज़माने से ये बात मानी जा रही है। तो जनता को कृपया मूर्ख मत समझिए, पहली बात। दूसरी 2-3 बातें आपने कहा, अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए, मुझे याद है कि जब मई में ये सरकार बनी थी उसके बाद 2 रुपये दूध की कीमतों में इजाफा हुआ था कि डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, और सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की डीजल से आती हैं और पेट्रोल से आती हैं। अब जब कीमतें इतनी कम हुई हैं तो वो कम क्यों नहीं हुई? जनता आज भी क्यों उन चीज़ों को इतनी महंगाई से झेल रही है? और ये बीच का पैसा कौन खा रहा है? क्या वो इलेक्शन में जिन्होंने फंडिंग की है वो खा रहे हैं? तीसरी बात, 3 नाम इन्होंने उजागर किए एसआईटी के लिए। एसआईटी जो इन्होंने, एक राधा टिम्बोले का नाम था, 1.5 करोड़ उसने बीजेपी को दिया है, 50 लाख कांग्रेस को दिया है। क्या इन्होंने माफी मांगी इन चीजों पे? अब इन बातों को ये नीचे से दबा 75%, एक मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है 75%। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास लिखित में सबूत, 75% जो बीजेपी का फंडिंग है, कल अमित शाह ने स्वीकार किया ये नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त जो है भगवान से बड़े होते हैं। एक मिनट, ये इन्होंने कहा है सफेद कर रहे हैं, अज्ञात सोर्सेस से आया है, अज्ञात सोर्सेस से 75% इनका आया है, यानी पता नहीं है। आज ये कह पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास 2 करोड़ रुपए आए हैं क्योंकि हमने उसको वेबसाइट पे रखा। अगर हमारे मन में चोर होता हम उसे वेबसाइट पे नहीं रखे। 50 लाख का फंड, 50 लाख का फंड जो है वो कनाडा से आया है, जिसमें उन्होंने लीगल नोटिस दिया है आवाम को कि आप माफी मांगिए। ये हमने अपने डेबिट कार्ड से वहां दिया है। अवाम ने वो चेक दिखाए जो फर्जी कंपनीज के थे। अब बताइए जो फर्जी कंपनीज है, मतलब कितने जो करोड़ों रुपए, आपको पता है आपके 75% फंडिंग, आपको पता है आपके 70, आपकी हिम्मत है कि आप बताएं कि आपकी फंडिंग कहां से आई है? अगर आप पे ये इल्जाम लगा कि आपने चंदा 2 करोड़ आपको चंदा आया और रात के 12 बजे चंदा, बिल्कुल, तो काली रात, अंधियारी रात, आपने सुना सारी चीजें। जी बिल्कुल, चेक क्लियर होती है, कौन सा बैंक खुला होता है 12 बजे रात को, मेरी बात इनको पता है, मेरी बात ये ज्यादा जानते हैं। मेरी बात सुनो, ठीक है, देखिए इसको लेकर के, एक मिनट मेरी बात सुन ले। इसको लेकर के हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सफाई भी दी है, आपकी पार्टी ने सफाई भी दी है कि हमने सारी चीजें रख दी है, ट्रांजैक्शन देखा, ये देखा, वो पैन कार्ड है, लेकिन आपकी ये भी तो जिम्मेदारी बिल्कुल है कि जो आदमी पैसा दे रहा है ये आदमी है कौन? बिल्कुल बिल्कुल है। चेक लेकर के आ जाए और आपको पैसा दे दे तो आप देख लेंगे कि हाँ चेक है, ये नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो जानने का हक बनता है और ये आप पे फर्ज बनता है कि ये आदमी जो पैसे लेकर, ठीक है चेक ही से लेकर के वो आ रहा है, ठीक है, अब वो पैसा ब्लैक मनी है भी नहीं, साफ पैसा, सुथरा पैसा, सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल आपका तो ये फर्ज बनता है कि आप उसको देखें जो सामने है। क्या आपने उसको देखा? मैं बता रहा हूं, आपका इसका उत्तर दे रहा हूं। हमने देखो अभी तक जो व्यवस्था थी कि आप पैसे दे जाइए, कोई कुछ नहीं पूछता था, जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी, हमने ये कहा कि हम 3 स्तर पर इसकी जांच करेंगे। पहला कि पैसा चेक से लेंगे अगर 10,000 से ज्यादा होगा तो। दूसरा हमने ये कहा कि आपको पैन कार्ड देना होगा, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं कंपनी, और इनकम टैक्स फाइल करते हैं या नहीं, ये आप हमें दीजिए तभी हम आपसे पैसा लेंगे। तीसरा हमने ये कहा कि ये जो है फेयर ट्रांजैक्शन हम इसको वेबसाइट पे डालेंगे, आप छुपा नहीं सकते इसको। ये 3 फिल्टर्स हमने लगाए थे, चौथा फिल्टर हमने नहीं लगाया था। हाँ, एक मिनट, अरे भाई साहब बोलने दे, इनकम टैक्स वाला वाले जाने, हमें क्या पता, हमें तो पैसा आया, हम तो आप 75% पैसा, आप ये नहीं पूछेंगे कौन आदमी पैसा दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, आप खुद आरोप नहीं लगा सकते, आपको लाना पड़ा, आप उनको बोलने दें, अपनी बात को रखने पहले, वो तो आपको दिखाने की हिम्मत है नहीं, किस मुंह से आप बोलते हैं यहाँ पे। हमने चौथा फिल्टर हमें लगाना चाहिए था। जैसे मैं एक काम करता हूं, मेरे पास पैसे देने आते हैं, आपके पास एडवर्टाइजर्स आते हैं, तो आप घर जाके नहीं देखते, लेकिन हम करेंगे, हमने ये सीख ली है यहाँ से। 50 लाख का ट्रैकिंग हो गया है, हम ये वेट कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लॉ में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो आप कह रहे हैं कि देर अगर हो गई तो डिनाइल है, उसमें एक और कहावत है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। आप बिल्कुल एक दबान, एक आरोप आए हैं, आरोप की जांच होगी, हम कह रहे हैं आप जिससे जांच कराना करा लीजिए, इसमें कोई अपराध नहीं, अगर है एफआईआर रजिस्टर कीजिए, और हम ये फिल्टर्स आगे लगाएंगे कि अगर कोई बड़ी अमाउंट आती है तो हम घर जाके चेक करेंगे। तो ये गलती हुई है, लेकिन हमने अभी तक ये सोचा था कि इतने ही तक हो जाए, क्योंकि कोई और पार्टी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाई। अभी तक ये था कि पैसा ले लो, चुपचाप खर्चा कर लो, और दूसरे पे आरोप। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, आपका उम्मीदवार, हम तो कह रहे हैं कि ये बता भी नहीं रहे हैं आपके, जब स्टिंग ऑपरेशन में लोग पकड़े जाने के लिए एजाज खान थोड़ा सा मौका दिया करें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुकेश आनंद आम आदमी पार्टी हमारे नेता जो है यादव जी ने, मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं। प्रोफेसर ललन प्रसाद, ये जो चंदे का मामला चल रहा है, जिसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? समझ से बाहर की बात लगती है। एक दूसरे पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि चंदा तो आता है,
और क्या वाकई जितने चंदे आते हैं सबका हिसाब किताब दुरुस्त होता है, सही होता है? देखिए, जो जहाँ तक ये जो केस सामने आया है 4 चेक्स का जो आधी रात को डिलीवर हुए, जो पार्टी काले धन के मुद्दे को लेकर ही अस्तित्व में नहीं, मेरा कॉमन सवाल है, तमाम पार्टियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सवाल किया। जी, जिस मुद्दे को ये लेकर स्वयं आए, बीजेपी के बारे में कह रहे हैं आप काले धन पे, अब वही काम ये स्वयं कर रहे हैं। अब आप मेरी बात समझिए, आप क्यों बोल रहे हैं? बोलने जी बिल्कुल। तो आप उसी मुद्दे को, जो मुद्दा आपने उठाया उसको तो आपने गाड़ दिया जमीन में और आप वही काम खुद करने लगे। जहाँ तक ये है कि पार्टियाँ जो पैसे चंदे में लेती हैं, वो चाहे बिजनेस हाउसेस से लेती हों या चाहे आम जनता से लेती हों, मैं इस बात को मानता हूँ कि इसके लिए एक पारदर्शी नियम होना चाहिए। जनता को ये इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए सभी राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से कि उनको कितना चंदा मिला और किन किन सोर्सेज से मिला। अभी तक जो होता रहा है उनमें सोर्सेज डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ज़्यादातर जो चंदे मिले हैं, चाहे बीजेपी के पास हो, चाहे कांग्रेस के पास हो, चाहे आम आदमी के पास हो, तो उनमें, लेकिन अगर कोई बात ऐसी सामने आती है कि जो चंदा आया है वो अनधिकृत ढंग से आया है या ऐसे सोर्स से आया है जो डिज़ायरेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल उसके ऊपर तुरंत लगाम लगाना चाहिए। और आपके केस में इस वक्त यही हुआ कि जो चंदा आपको 4 चेकों के थ्रू आया है, उसके लिए आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया और आपको इसके लिए खुद भी इंक्वायरी करनी चाहिए और पब्लिक के सामने आपको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह हमारी बात जारी रहेगी। और मुकेश आनंद आ रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन एक बार फिर से हेडलाइन पर नजर डाल लेते हैं।